नेक्स्ट हम लोगों ने अपने कुछ पैरामीटर्स देखने हैं प्रेगनेंसी के अंदर, पल्मोनरी पैरामीटर्स इन प्रेगनेंसी, बिल्कुल। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि पार्शियल आर्टेरियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाते हैं, और उसकी रीजन ये जो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन आता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये हमारे ब्रेन पे रिसेप्टर्स पे जो सेंसर्स हैं उन पे एक्ट करता है, और उनको कहता है कि भाईजान आपने लो मेंटेन करना है पार्शियल प्रेशर CO2, सही है। जो सेंट्रल रिसेप्टर्स हैं, आपको पता है ना, कीमोरिसेप्टर्स हैं, वो CO2 को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये उनको बस कह दे मैनेज कर देता है इस तरह। तो एज ए रिजल्ट वो फिर लो ही रखते हैं ओवरऑल प्रेगनेंसी में पार्शियल प्रेशर CO2, और उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो टाइडल वॉल्यूम को ज्यादा कर देते हैं, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल गहरे गहरे सांस लेगी, टाइडल वॉल्यूम ज्यादा होगा, सही है। टाइडल वॉल्यूम ज्यादा होगा, रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, मतलब हल्का फुल्के वजह से ज्यादा, कि इतना इतना फील नहीं होगा आपको, लेकिन टाइडल वॉल्यूम उसका उनका ज्यादा होगा, ताकि ज्यादा CO2 वॉश आउट होती रहे और उसका लो रहे लेवल। ये बात आ गई। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर डिस्कस करें। कार्डियक आउटपुट आपको पता है ज्यादा होती है, हार्ट रेट ज्यादा होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वही सारा चल रहा है, सारा सप्लाई उसने ज्यादा करनी है। हिमेटोलॉजी की बात करें, आपको पता है एनीमिया होता है, क्यों? इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, मोर देन आरबीसी मास। आरबीसी मास भी ज्यादा होता है, तो लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम और भी ज्यादा होता है, ओवरऑल डिल्यूशन हो जाता है, डिल्यूशनल एनीमिया कहते हैं इसे, और हाइपरकोagulability स्टेट बन जाता है। तो जरा हैरानी वाली बात है कि यार ये क्या, पानी खून हो भी पतला गया, और पतले खून को आप कह रहे हो कि वो हाइपरकोagulable हो गया। तो उसकी रीजन ये है, हाइपरकोagulability के लिए क्लोटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नो डाउट पतला खून होने से कोagulability कम होती है, लेकिन यहाँ क्लोटिंग फैक्टर्स भी ज्यादा हो गए, एज रिजल्ट हाइपरकोagulable है, और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ताकि जब डिलीवरी हो तब ज्यादा खून जाया ना हो। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, ये जो असल काम की बातें हैं, मिनट वेंटिलेशन ज्यादा हो जाएगी। मिनट वेंटिलेशन कैसे ज्यादा हो जाएगी, कि टाइडल वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना, सांस उतनी दफा ले रही है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है उनका, लेकिन वो हर बारी जरा थोड़ा ज्यादा गहरा सांस ले रही है, तो मिनट वेंटिलेशन ज्यादा हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। शुरू में नहीं होती, लेकिन जब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पता है यूट्रस ज्यादा साइज हो जाता है, तो कम हो जाती है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस पता है ना आपको, कि टोटल लंग कैपेसिटी कम हुई है, टाइडल वॉल्यूम ज्यादा ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल लंग कैपेसिटी कम होने से टाइडल वॉल्यूम पे। आई होप कि आपको आइडिया है। इवन बस अगर CO2 लेवल्स स्लाइटली कम हो जाएंगे, बिल्कुल वो मैनेज, मतलब मेंटेन ही इतना करना है हमने। अच्छा जी, एमसीक्यूज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, मिनट वेंटिलेशन ज्यादा होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स जो कि कम होंगे वो है CO2 का लेवल, CO2 कम हो जाएगा। और अनीमिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है, फिजियोलॉजिकल है, मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम का ज्यादा होना, और प्रेगनेंसी में आरबीसी रेड सेल मास ज्यादा होता है, ओवरऑल रेड सेल मास ज्यादा होता है, हेमाटोक्रिट कम होगा। रेड सेल मास ये होता है कि आप पूरी बॉडी के आरबीसी निकाल के उनका वजन कर लो, तो वो है रेड सेल मास, तो वो ज्यादा ही हुए हैं। हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरोन। अपने पास आ गया 6 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी हो गए वुमेन को, और उसका HB 12 थी, हेमाटोक्रिट था 25, और 32 वीक पे आई है, तो HB कम हो गया और हेमाटोक्रिट भी कम हो गया, मतलब डिल्यूट हो गया ना वो खून, तो फिजियोलॉजिकल है, और वही चीज फिजियोलॉजिकल है। इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज ड्यू टू वैक्यूम मिसमैच। ये डिस्कस करते हैं। पहला अपने पास आ गया अपेक्स ऑफ द लंग, अपेक्स ऑफ द लंग्स आ गई, और हमने ब्रीथ को डिस्कस करना है। तो जो अपेक्स आपको पता है, अपेक्स में वेंटिलेशन कम होती है, लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो उससे भी कम होता है, सही है, जबकि जो बेस है उसमें वेंटिलेशन ज्यादा होती है, लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो उससे भी ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो। मैं वैसे मैं पहले ये चीज समझता था, सोचता था कि यार ऊपर वेंटिलेशन कम होती है, सॉरी ऊपर वेंटिलेशन ज्यादा होती है क्योंकि हवा ऊपर को जाती है, और नीचे को कम होती है, जबकि जो ब्लड परफ्यूजन है, मैं सोचता था कि यार वो ऊपर को कम होती है क्योंकि खून नीचे को जाता है, खून ग्रेविटी के थ्रू नीचे को जाता है, और नीचे को ज्यादा होती है, लेकिन ये गलत कंसेप्ट था मेरा। उसकी वजह ये है, मुझे बाद में पता चला कि यार जो हवा है ना वो भी ज्यादा नीचे लोअर पोर्शन में जाती है लंग्स के। फिर मैंने कहा यार लोअर पोर्शन में कैसे जाती है, हवा तो ऊपर जाती है। तो बाद में मुझे समझ आई कि जो नीचे वाले, एक तो शेप इस तरह मेंटेन हुई होती है, जो अपने पास ये जो क्या कहते हैं ट्री है, ब्रोंकियल ट्री है, इसकी शेप एक तरह से इस तरह होती है कि वो ज्यादा नीचे को जा रही होती है। सेकंड ये रीजन कि नीचे वाला जो लंग्स होते हैं वो ज्यादा कंप्लायंट होते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ ज्यादा कंप्लायंस है तो हवा तो वहां जाएगी ना। हम कौन सा हवा को फ्रीली छोड़ रहे हैं लंग्स के अंदर, ये तो बकायदा ट्रैक्स के अंदर फ्लो कर रही है, तो वो वाला कंसेप्ट नहीं इधर अप्लाई होता कि हवा ऊपर जाती है। तो खैर,
लेकिन आप लोगों को तो माशाल्लाह पता था पहली इस बात का। तो हमारे पास जो थी ना लंग्स, उसमें हवा भी नीचे ज़्यादा होती है और ब्लड भी ज़्यादा होता है। लेकिन हवा की निस्बत नीचे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और ऊपर हवा भी कम, वेंटिलेशन भी कम होती है, परफ्यूम भी कम होती है, लेकिन परफ्यूम ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेंटिलेशन। इस वजह से ऊपर वीक्यू ज़्यादा वैल्यू आती है, नीचे थर्ड बेस में कम आती है। अपने पास है क्या वीक्यू इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। लेट्स सपोज अगर कंप्लीटली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो आगे डेड स्पेस बन जाएगी, मतलब जो हवा फंसी हुई है वो फंसी रह जाएगी और डेड स्पेस बन जाएगी। तो उसमें अगर आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो जीरो, सॉरी डेड स्पेस में बन जाएगी। वो हो जाएगी शंट प्रोसेस। शंट प्रोसेस इसलिए हो जाएगा कि यहाँ की जो एयर है वो तो सारी चली जाएगी ना, जो भी मतलब इधर उधर चली जाएगी, आगे एटिलेक्टेसिस हो जाएगा, वो बंद कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जो ब्लड है वो तो फ्लो कर रहे हैं और ब्लड बगैर वो हुए, बगैर क्या कहते हैं उसे, गैस एक्सचेंज हुए बस फ्लो करे, जितना यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था उतना ही यहाँ था। तो ये सिर्फ शंट हो रहा है, ब्लड का शंट प्रोसेस हो जाएगा। और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए और क्या कहते हैं आपका जो ये क्लोट कर जाए, वेसल्स क्लोट कर जाए, तो उसमें क्या होगा कि एयर तो आ जा रही है, एयर तो एल्वियोलाई में तो आ जा रही है, लेकिन ब्लड नहीं आ रहा। एज अ रिजल्ट वो बस डेड स्पेस होगी, उसका कोई काम नहीं होगा। डेड स्पेस हम डिस्कस करके है ना पीछे, कि वो वाला एरिया ऑफ द लंग्स जो कि गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जहाँ एयर तो है लेकिन वो एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रही, वो होती है डेड स्पेस। तो इस केस में यहाँ एयर होगी लेकिन खून ना होने की वजह से वो डेड स्पेस बन जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट करें तो शंट प्रोसेस में जीरो आती है वी क्यू की वैल्यू, और इनफाइनाइट आती है किसके अंदर, इसमें डेड स्पेस के अंदर। सही है, चलो। तो अपने पास आ गया एमसीक्यूज, ये आप पाते हैं ऐसे इतना। मैं देख लूँ, कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो क्या इतना सपना हमने। एक आधा ही है, चलो देख लेते हैं कि अपेक्स ऑफ द लंग में। अच्छा, ये देख लो यार। वो कहता है कि सीओपीडी के पेशेंट में ना वी क्यू मिसमैच कम होता है 0.1 से। तो आपको पता है ऐसे नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल वी क्यू होता है, रेशियो होती है 0.8 ओवरऑल एवरेज बात करो ना पूरे लंग्स की। तो यहाँ 0.1 कह रहे हैं। इसका पता है क्या मतलब, इसका मतलब है कि बहुत ही बुरी कंडीशन है और वेंटिलेशन हो ही नहीं थी, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और मतलब शंट प्रोसेस तकरीबन चल रहा है, ये कंडीशन यहाँ मुराद है। तो इस बात की मुझे तो नहीं समझ आई, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं मुझे मिला सीओपीडी को डायग्नोज करने का कि उसमें वीक्यू मिसमैच 0.1 से कम हो। और सीओडी के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बाज़ जगहों पे क्या होता है सीओपीडी के पेशेंट्स में, कि उधर जो एटेलेक्टेसिस हुई होती है एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई की बिल्कुल एटेलेक्टेसिस हुई होती है, एज अ रिजल्ट वहाँ वीक्यू जो है वो 0.01 से कम हो सकते हैं। और बाज़ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि वहाँ इन्फ्लेमेशन वगैरह होने से आपके पास जो वेसल्स हैं उनकी फाइब्रोसिस हुई हो सकती है, और एज अ रिजल्ट वहाँ जो वीक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेट्स सपोज 10 हो सकता है। ठीक है, या मतलब कुछ जगहों पे 0.1 भी हो सकता है और कुछ जगहों पे 10 भी हो सकता है। तो ये ऐसा ऐसा मतलब कह लो कि पैची चेंजेस मिलते हैं कि इस एरिया पे इस तरह, इस एरिया पे इस तरह। आपको क्रैफ्ट्स भी इस तरह ही मिलते हैं, कहीं कहाँ, कहीं क्या। तो सीओपीडी में ये हो सकते हैं। तो जी हाँ, सीओपीडी में 0.1 से कम एरियाज़ पाए जा सकते हैं, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नहीं है सीओपीडी के साथ। आप अस्थमा में आपको ये चीज़ मिल सकती है, आपको एटलेक्टेसिस में ये चीज़ मिल सकती है, आपको निमोनिया में ये चीज़ मिल सकती है। तो आई डोंट नो उसने यहाँ क्या कहना चाहा है। अच्छा और उसके अलावा ये वाली एक बात है कि जब आप जो एपेक्स ऑफ द लंग्स है ना, उसपे वैसे आपको पता है जब बैठे होते हो तो उसमें वेंटिलेशन कम होती है, नीचे ज़्यादा जा रही होती है, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन जब लेटते हो ना तो तब भी वो और कम हो जाती है एपेक्स पे। भाई मुझे बस यही समझ आई है इस बात की, कि बैठे हुए भी एपेक्स एरियाज़ पे कम होते हैं और लेटने पे जो वेंटिलेशन है ना वो तब भी कम ही रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा चली जाती है जो डिपेंडेंट एरियाज़ है, जो नीचे वाले हैं, पोस्टीरियर साइड है लंग्स की, वो ज़्यादातर बेसमेंट वाले एरियाज़ पे चली जाती है। तो खैर इसको एज़ इट इज़ ही याद कर लें, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही मिले, ख़ास कुछ लॉजिक है तो मुझे समझ नहीं आई। बाकी आपको इन्फिनिटी ज़ीरो ये आपको जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। और ये देख लेते हैं, हिपोक्सिया रूम टेम्परेचर पे आपने 100% ऑक्सीजन देना शुरू कर दी है और एल्वियोलाई में सारी की सारी ऑक्सीजन पड़ी है, और वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है 670 mmHg का प्रेशर डेवलप कर रही है, और उसके बावजूद आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 70 है। तो इसका मतलब है कि लंग्स में कोई मसला है, लेट्स सपोज फाइब्रोज्ड है, एआरडीएस चल रहा है, कुछ भी हो सकता है।
लंग्स में मसला है, VQ मिसमैच है। चलो, फिजियोलॉजिकल काज ऑफ हाइपोक्सीमिया इज द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल काज क्या है? VQ इनइक्वलिटी। ठीक है, एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपने कहीं बैठा हुआ है, शायद उसको क्लिनिकल स्किल्स सीख रहा था, बड़ा एंशियस है और परेशानी में उसका सांस तेज हो गया है और CO2 प्रोडक्शन अगर कांस्टेंट रहे तो CO2 वॉश आउट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कम हो जाएगा और यही चीज फिर ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी और उसका रेस्पिरेटरी रेट दोबारा ठीक होगा। इस टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज AA ग्रेडियंट। AA ग्रेडियंट तो आपको पता है ना, AA ग्रेडियंट क्या है कि पार्शियल एल्वेओलर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन माइनस पार्शियल आर्टीरियल ऑक्सीजन का प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि जो एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर है और जो आर्टरी में है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि यार नॉर्मली यहाँ भी 100 होता है और यहाँ भी 100 होता है। 100 नहीं, चलो 90 होता है, 90 नहीं 95 होते हैं। ठीक है, मतलब इतना होता है। मैक्सिमम जो दोनों में डिफरेंस होता है ना वो 15 होते हैं। 15 से कम कम डिफरेंस है वो ठीक है, लाइक वो फिजियोलॉजिकल है। उसकी वजह ये है कि आइडियल सिनेरियो में तो 100 का 100 ही जाएगा, लेकिन अब पूरे लंग्स में हर जगह तो नहीं सही तरह ना VQ मिसमैच होता है, आपको पता है पूरे लंग्स में। ऊपर वाले एरियाज में ज्यादा कम है, नीचे वाले एरियाज, ऊपर वाले एरियाज में ज्यादा, नीचे वाले एरियाज में कम है। तो ओवरऑल VQ मिसमैच होने की वजह से इतना गैप आ जाता है। ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा में आए ना, तब हम मुझे कहेंगे कि ज्यादा AA ग्रेडियंट है, ज्यादा AA ग्रेडियंट है। सही है। और दूसरा वो कहते हैं कि ये जो अपने पास पता नहीं ये एल्वियोलर मुराद है कि आर्टीरियल मुराद है। आई गेस ये आर्टीरियल मुराद है कि आर्टीरियल जो PaO2 जो है ना, आर्टीरियल जो ऑक्सीजन है वो कम है, ग्रेडियंट ज्यादा है। क्या मतलब बना कि लंग्स में कोई मसला है, लंग्स से वो नहीं हो रही ऑक्सीजन डिफ्यूज, एज ए रिजल्ट आर्टीरियल ऑक्सीजन कम है। और तो ये किस टाइप में जाती है वो हाइपोक्सिया की? हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया में। ऐसे ही ना हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया में ये मसला होता है। तो यहाँ राइट टू लेफ्ट शब्द लिखा है, मुझे नहीं पता क्यों लिखा है, लेकिन हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया में ऐसा होता है। और सही है यार, मतलब या तो ये मुमकिन है यहाँ राइट टू लेफ्ट शंट जो हार्ट में शंट्स नहीं होते उसकी बात कर रहा हो, तो उसको हम समझ लेते हैं वो क्या कब हो सकता था सही। तब वो यूं हो सकता था कि लेट्स सपोज वो कहता कि जो आपका बंदा है ना उसका उसमें आप देखो कि मैं आपको बेस्ट सिनेरियो दे रहा हूँ कि उसका ना अल्वियोलर जो ऑक्सीजन है, मैं कहता हूँ भाईजान वो ठीक है, सही है। और उसका जो ए ग्रेडियंट है ना वो भी ठीक है, मतलब कि जो उसके एल्वियोलाई में एयर पड़ी है वो भी सही पड़ी है, कोई पीछे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, हाई एल्टीट्यूड नहीं। जो उसका ए ग्रेडियंट है वो भी ठीक है, मतलब लंग्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, मेम्ब्रेन्स में कोई फाइब्रोसिस नहीं है। अच्छा, लेकिन जो PaO2 है ना, आर्टीरियल ऑक्सीजन है, वो उसकी कम आ रही है आर्टरीज में। तो अब इसमें रीजन ये हो सकती है कि राइट टू लेफ्ट शंट हो, कि लंग्स ने सही ऑक्सीजन किया था, जो आर्टरीज में खून गया वो ठीक गया, लेकिन जब वो हार्ट में गया ना, हार्ट में वहां जाके राइट वीनस ब्लड भी उसमें ऐड हो गया। एज ए रिजल्ट जो हमने एबीजीज किए, हमने जो सैंपल लिया फ्रॉम मतलब ब्रेकियल आर्टरी, उसमें वो आपको कम मिला। तो ये तब भी शायद रीजन हो सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको आपने इस तरह देख लेना है। फिर अपने पास आ गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसमें यार VQ ज़्यादा होता है, ठीक है, VQ ज़्यादा होता है और 3 डेज आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी हुई है, हाइपोकोगुलेबल स्टेट था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया, ब्लॉकेज हो गई पल्मोनरी आर्टरी की, तो VQ इनफाइनाइट पे चला जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। अगर कंप्लीटली मेजर आर्टरी ब्लॉक कर दी उसने पीछे से ही, 49 ईयर ओल्ड है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कंप्लीट ब्लॉक कर दिया, तो एल्वियोलर जो, तो इसमें क्या होगा, जब कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा ब्लड वेसल्स को तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, जो एयर अंदर जिस तरह आ रही थी ना उसी तरह बाहर आ जाएगी। जितनी ऑक्सीजन एल्वियोलर होगी उतनी ही इंस्पायर्ड एयर में जितनी थी उतनी ही एल्वियोलर में होगी और उतनी ही वापस आएगी। फिर मेरे पास आ गया pulmonary embolism that blocks blood flow to the left lung will result in pulmonary embolism blocks blood flow to the left lung alveolar partial pressure oxygen in left lung approximately in बिल्कुल इक्वल टू द, हाँ जी, मतलब एल्वियोलर जो लेफ्ट लंग में गई थी वो तो अनटच थी ना, तो वही होगी जो जिस तरह इंस्पायर्ड एयर में थी। pulmonary embolism leads to respiratory failure. The most likely mechanism is VQ mismatch. VQ ratio increases in pulmonary embolism और decreases in pulmonary edema, pneumonia, जिसमें जो आपके पास एल्वियोलाई है उसके अंदर
अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें इसी तरह ही होता है कि ब्लड शंट हो रहा है ना? तो उसमें भी ब्लड शंट प्रोसेस में क्या होगा, जो वीक रेशियो है वो कम हो जाएगी। चलें अभी के लिए इतना ही करते हैं।